आपको भी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंतित होना पड़ेगा। कितनी बार आपने देखा होगा आतंकवादी संगठन गला काट के मैसेज देते हैं कि हमसे डरो। उस औरत से उसकी मदद करने के लिए भीख माँगता है। दोस्तों मैं आपको पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ I can hear destiny calling out my name. Failure and dreams both offering, but both offering change. Surrender offers rest, but I die for peace. नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, मैं असल में उस विषय पे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था। काफ़ी समय से पिछले 2-3 दिन पहले ये घटना हो गई थी और मैं इस विषय को अवॉइड कर रहा था क्योंकि एज़ अ फादर, पिता होने के नाते या फिर एक सभ्य समाज में रहने के नाते, मैं इस न्यूज़ को ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा था। मेरा ये मस्तिष्क ये मानने को तैयार नहीं है कि एक इंसान ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों अब तक खबर आप सबको मिल गई होगी कि बदायूं में कुछ ऐसा केस हुआ है जहां पे 2 मासूम बच्चों को निर्मम हत्या कर दी गई है। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस चीज़ को देखिए जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दोस्तों इस फोटो को देखिए। इस फोटो में जो आपको ये जनाज़ा जाते हुए दिख रहा है, ये उस आदमी का है जिसने उन 2 मासूम बच्चों को मारा था और साथ में आप ये भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ इस जनाज़े में शामिल होने आई है। ये भीड़ इस जनाज़े में शामिल होके क्या बताना चाह रही है दोस्तों? ये वही लोग हैं जो आए दिन दोस्ती की एग्ज़ाम्पल देते नहीं थकते। ये आए दिन बोलते रहते हैं कि गंगा और जमनी तहज़ीब के बारे में। ये वही लोग हैं। सोचिए कैसा होगा कि एक समाज में एक आदमी जो कि आप जिसको बहुत समय से जानते हैं, आप जानते हैं कि वो आदमी कोई पराया नहीं है। आप उसको काफ़ी समय से जानते हैं, आप उस पे विश्वास करते हैं, आप उसको अपने घर के अंदर आने देते हैं और आप उसको अपने घर के अंदर बैठाते हैं। आप उसको एक परिवार की तरह मानते हैं और मुसीबत में हर एक जो सभ्य समाज के लोगों को करना चाहिए, आप उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और वही आदमी आपके परिवार के लोगों के, आपके बच्चों के गले काटता है। मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आप इस न्यूज़ को भी ध्यान से देखिए। आप इस न्यूज़ को समझिए या आप देख रहे हैं कि ये ओप इंडिया की न्यूज़ है जिसने काट डाले 2 हिंदू बच्चे। उसके जनाज़े में सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि समाज वाले भी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। ये फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी और ये बंदा है जिसने उन 2 मासूम बच्चों की जान ली है, उनका गला काटा है। मैं आगे इस पे और चर्चा करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक समाज के तौर पे, एक परिवार के तौर पे, एक बेटे होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक माँ होने के नाते अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। समझें कि समाज में क्या चल रहा है। वो आप लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस पे आज बात करने आया हूँ क्योंकि मुझसे ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे इतने सारे लोग, सैकड़ों की तादाद पे लोग इस बंदे की जनाज़े पे जा रहे हैं। इस बंदे के जनाज़े पे जा रहे हैं जिसने 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, उनके गले काट डाले। उसके जनाज़े में ये शामिल हो रहे हैं क्योंकि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किस तरह की मानसिकता है। ये किस बयां पे इस परिवार, इस बंदे के जनाज़े में शामिल हुए। सिर्फ इसलिए कि उसका मज़हब एक ख़ास समुदाय और उसने जिसकी हत्या करी वो एक अलग समुदाय, एक अलग मज़हब से थे। क्योंकि दोस्तों ये बंदा जिसको आप देख रहे हैं साजिद और इसका भाई भी था जावेद। ये दोनों बंदे एक सैलून शॉप चलाते थे। सामने रहने वाले एक व्यक्ति के घर में इनका आना-जाना था, उनसे अच्छी दोस्ती थी, बातचीत थी, उनके घर पे जाते हैं और बहाना बनाते हैं, मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है। मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है और हॉस्पिटल में मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे ₹5000 की ज़रूरत है और जो कि उन्होंने दिए भी। और फिर ये कहते हैं कि हमें चाय पिला दें और चाय बनाने के लिए जैसे ही वो औरत अपने घर के अंदर जाती है, ये उनके बच्चों को साथ ले जाते हैं और छोटे बच्चे को ये पानी लाने के लिए बोल देता है कि पानी लेकर आओ और उस बीच बड़े बच्चे की हत्या करता है और छोटा बच्चा जैसे पहुँचता है, ये उसको भी मार देता है। मारने से पहले उस बच्चे से इन्होंने पानी मँगाया और मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं आज ये बात कर रहा हूँ
पिछले कुछ दिनों में 5-7 दिनों में हमारे बीच में ये इस तरह की वारदात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जहाँ पे कहीं पे हनुमान चालीसा अगर एक शॉप पे एक म्यूज़िक सिस्टम पे चल रहा है तो उसके लिए मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उस दुकानदार को पीटा जाता है कि तू हनुमान चालीसा क्यों चला रहा है? हम दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ें, हम दिन में 5 बार अज़ान दें, वो सब ठीक है, पर तुम अपने ही देश में हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते, हनुमान चालीसा नहीं चला सकते। इस वजह से उसे पीटा जाता है। या फिर कोई और ले लीजिए, आपको दिल्ली का तो पता ही है। अगर वो दिल्ली में होता है तो वो उनके लिए गलत हुआ, उस कास्ट समुदाय के लिए अगर कुछ एक्शन लिया गया तो वो गलत है। पर वहीं पे वो अगर बैंगलोर में होता है या अब बदायूं पे होता है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी आप देख लेना कि कुछ लोग अभी एक्टिवेट हो जाएँगे इसको इस चीज़ को, इस अपराध को जस्टिफाई करने के लिए कुछ लोग अभी एक्टिवेट हो जाएँगे। सोशल नेटवर्क पे खड़े हो जाएँगे जो इस अपराध को जस्टिफाई करेंगे। जो कहेंगे कि इस व्यक्ति ने जो वो बच्चे मारे, वो सही करा उसने। ऐसे अपराधी का जब जनाज़ा जाता है, तो उसका बायकॉट होने के बजाय, उसपे सैकड़ों की भीड़ शामिल हो जाती है। भीड़ शामिल हो जाती है उसपे और किस लिए? क्योंकि वो एक खास समुदाय से, एक खास मज़हब से आता है। और देखिए ना वहीं पे, एक मज़हब का बंदा 2 मासूम बच्चों के गले काट देता है और वहीं पे दूसरे मज़हब का बंदा क्या कर रहा है? उसकी हेल्प कर रहा है। क्या एक हिंदू क्या कर रहा है? उसको ₹5000 देके उसकी बीवी की हेल्प के लिए वो पैसे दे रहा है। क्या ये फ़र्क नहीं है? और कब कर रहे हैं? ये सारे जो कांड हमारे सामने आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? ये रमज़ान के पाक महीने में आ रहे हैं, जिसको ये पाक महीना बोलते हैं। वहीं पे जब हम लोगों का कोई ऐसा त्योहार होता है, हमारे नवरात्रों के व्रत होते हैं या हमारे कोई भी व्रत होते हैं, हम लोग पाप करने से घबराते हैं। हम लोग बोलते हैं कि एक चींटी तक हमसे ना मर जाए, क्योंकि उसका पाप हमें मिलेगा। और वहीं पे ये रमज़ान जैसे जिसको ये सबसे पाक महीना मानते हैं, उसमें ये ऐसी हरकतें कर रहा है। और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग अब इकट्ठे हो जाएँगे और इसको जस्टिफ़ाई करेंगे, इसको बोलेंगे कि ये धर्म के वजह से ये नहीं हुआ है, ये किसी मज़हब के एंगल की वजह से नहीं हुआ है, ये आपसी रंजिश की वजह से हुआ होगा। कहीं नहीं आया अभी तक रिपोर्ट में कि आपसी रंजिश की वजह से था। और मुझे बताइए कि आपसी रंजिश कैसे है? जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही क्योंकि आप इतनी सी बेसिक सी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो आपको कौन समझा सकता? अगर ये किसी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से होता, मज़हब के नाम पे नहीं होता, तो आप मुझे बताइए कि ये उस घर में बैठा हुआ है जिस घर में उसको ₹5000 उसकी मदद के लिए मिल रहे हैं। जहाँ पे वो माँ अपने पति को फ़ोन करती है और पति भी बोलता है कि हाँ, दे दो, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल तक ये वापस कर देगा, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मदद करो इसमें। ये है हिंदू की खासियत। और अगर अब जो लोग उठ के ये आएँगे कि ये मज़हब के नाम पे नहीं हुआ है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट था, तो मुझे बताइए किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था? और विदाउट किसी कॉन्फ्लिक्ट के हो रहे हैं, तो कैसे उसको सही नहीं ठहराया जाए, कैसे उसे बोला ना जाए कि ये मज़हब के नाम पर हो रहा है? जो ये वाक़या हुआ है, इससे हर हिंदू को या हर किसी सभ्य समाज के सेंसिबल लोगों को डरना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे घर में कोई बंदा 10 साल से आ रहा है, 20 साल से आ रहा है, 5 साल से आ रहा है, लगातार आ रहा है और वो एक दिन आता है और एक दिन मेरी वाइफ़, मेरी माँ अंदर चाय बनाने जाती है और वो पीछे से मेरी बच्ची का गला काट देता है। तो अब काफ़ी लोग आप में से बुद्धिजीवी लोग उठकर आएँगे जो मुझे ये बोलेंगे कि आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई मैं ये डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं हूँ कि 2 मासूम बच्चों का गला काट दिया गया। पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि हिंदू ने किसी का गला काटा। हाँ, कभी-कभार आप सुन लेंगे वो एक उपवाद होगा, पर मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि ये इसी समाज में क्यों हो रहा है। मैं मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ। पहले ये मैं आप सबको क्लियर कर दूँ कि आपको ये लगे कि मैं इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ हूँ, नहीं। पर मैं जो इस्लाम के नाम पे जो ये हरकतें हो रही हैं, मैं उनके खिलाफ पे हूँ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, औरंगज़ेब क्यों आया था? औरंगज़ेब की क्या हिंदुस्तानियों से कोई दुश्मनी थी क्या? औरंगज़ेब के क्या हिंदुस्तानियों ने कोई कर्ज़ा देना था? क्या कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था? उसने भी लाखों गर्दनें यहाँ उड़ाई। गौरी, गजनवी, ये कितने लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके हिंदुओं की, सिखों की गर्दनें उड़ाई हैं। उनसे किस हिंदू का बैर था? क्या डिस्प्यूट था? ये इतिहास है। आप लोग बोलते हैं कि सब मिल-जुल के रहो। अरे हिंदू कब से कोशिश कर रहा है? जब से यहाँ पे मुसलमान आए, मुगल आए, तब से हिंदू कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मिल के रह लें। हर बार ऐसी कुछ ना कुछ हरकत हो ही जाती है।
अब आप बोलेंगे कि हिंदू समाज भी तो कहीं न कहीं ऐसा करता है। बिल्कुल, हिंदू समाज में भी आप कभी-कभार ऐसा ज़रूर देखेंगे, बट वो कभी-कभार देखेंगे, एक पैटर्न नहीं देखेंगे, एक पैटर्न है। ये आदमी उस औरत के घर जाता है, उस औरत से उसकी मदद करने के लिए भीख माँगता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे पैसा दीजिए, जिसके बच्चों का गला काटने के लिए उस्तरा और छुरी अपने जेब में डाल के लाया हुआ है। और फिर आप बोलेंगे कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, कैसे समझें कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं? ये जो व्यक्ति था, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको ये जानते नहीं थे, जिसके बच्चे उसको जानते नहीं थे। बच्चे उसको भैया बोलते, इसने उनका गला काट दिया। आप किसी को गोली मार देते हैं ना, वो भी गलत है, पर वो फिर भी समझ में आता है, पर गला काटना एक मैसेज है। कितनी बार आपने देखा होगा आतंकवादी संगठन गला काट के मैसेज देते हैं कि हमसे डरो। मारने के लिए तो चाकू पेट में भी मार के खत्म कर सकते थे ना उन बच्चों को। 23 बार उन बच्चों को चाकू मारा इस बंदे ने और गला काटा अलग। उस माँ के बारे में सोचो जिसके 2-2 बच्चों की हत्या कर दी गई। उससे जाके कौन बोल सकता है कि आप मुसलमानों से नफ़रत मत करो। हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। और क्या इस घटना को देख के कोई भी हिंदू अब एक शील्ड खड़ी नहीं करेगा अपने आगे? ऐसा क्यों होता है कि एक खास कौम ही आगे बढ़ के इस तरह की हरकतें कर रही है? अब लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो। भाई डिस्प्यूट में हमने लोगों के सर फटते देख लोगों के ईंट पड़ते देख ली, गोलियाँ चलते हुए देख ली। तो किसी को किसी के बच्चों की इस तरह से गर्दन काटते हुए देखी? इट्स अ क्लियर मैसेज कि हमसे डरो। इसी महीने पे ये सब क्यों हो रहा है? इस्लाम बुरा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मुसलमान हर कोई बुरा नहीं होगा, मैं भी मानता हूँ। पर मैं फ़र्क कैसे पैदा करूँ? मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है। जब मैं कारण के बारे में जानने की सोचता हूँ कि क्या कारण रहा होगा जो ये हरकतें हुई हैं, मुझे समझ नहीं आता है। ये सब मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है या जिस तरीके की एजुकेशन है, उस पे डिपेंड करता है। हर मदरसे में, हर गुरुकुल में विजिलेंस होना चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, माइक्रोफ़ोन्स लगे होने चाहिए। और देखना चाहिए कि उनको किस तरह की बातें सिखाई जा रही है। वो गुरुकुल भी हो सकता है, वो मदरसा भी हो सकता है। क्या सिखाया जा रहा है ये बहुत जानना ज़रूरी है। और समाज में बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं कि हिंदुओं को ऐसा करते-करते आप नहीं देखोगे। अगर देखोगे भी तो वो एक उपवाद है, वन्स इन अ ब्लू मून, एक पैटर्न नहीं है। और जब आपको लगता है ना कि आप ये तो सिर्फ़ यहाँ का केस है, कहीं और नहीं हुआ, तो आप बैंगलोर की लिंचिंग को और इधर की घटना को अलग-अलग मत समझो। इसको मिला के चलो। इसको मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये पता चला कि ये बच्चे आरएसएस के स्कूल में पढ़ते थे। अपने धर्म की पालन करते थे, लव कुश का रोल करते थे और जब राम जी का मंदिर बना था, तो इन्होंने उसके निमंत्रण पत्र भी बाँटे थे। ये पता चला। सुनिए दोस्तों। अभी हमारे कार्यक्रम हुआ था, उसमें बच्चा लवकुश बना था। अच्छा, कौन सा लड़का? बड़ा? वो बड़ा वाला। अच्छा, छोटा बच्चा भी आप ही के यहाँ पढ़ता था? छोटा वाला हमारे शिशु मंदिर चलता है, उसमें पढ़ते थे दोनों। अच्छा, दोनों ही आपके यहाँ पढ़ते थे? ये विद्या भारती का आरएसएस का विद्यालय है। अच्छा, माँ के जो बोलते हैं कि माँ के बाद गुरु ही बच्चों को ज़्यादा समझता है। आपके यहाँ काफ़ी दिन पढ़े, कभी हाव भाव बातचीत से कोई बहुत परेशानी? सीधे बच्चे थे, बहुत अच्छा। सरल बच्चे थे, किसी तरह की शरारत उनमें नहीं थी। अच्छा। पढ़ने में अच्छे थे। अच्छा। घर का भी वातावरण बड़ा कल्चरल था, अच्छे अच्छा। धार्मिक प्रभावित थे। अच्छा। बड़ा सहयोगी क्लियर बात है कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं था, क्योंकि डिस्प्यूट होता तो वो उसी घर में नहीं बैठता, उसको 5,000 रुपए नहीं मिलते, उसकी हेल्प नहीं करी जाती, तो और क्या कारण है? 23 बार 2 छोटे मासूम बच्चों को काटा गया, उनका गला काटा गया। एक कारण जो मुझे क्लियर नज़र आता है वो है मज़हब, धर्म। जिस धर्म में काफ़िरों को मारना जायज़ ठहराया जाए, वहाँ पे मुझे यही कारण नज़र आता है। और फिर कुछ नेता लोग आके ऐसे-ऐसे बयान देते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि क्या ये भांग खा के बैठे हुए हैं? मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, बयान सुनिए ज़रा। क्या चीज? 2 भाइयों की तो जान चली गई ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और तब ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को वोट क्यों नहीं मिल रहा? इस परिवार के घर के बाहर पूरी की पूरी फ़ोर्स खड़ी कर दो, पूरी की पूरी चौकी में जितने भी लोग हैं पुलिस वाले सब खड़े कर दो, फिर भी आप इस अपराध को नहीं रोक सकते थे।
जो ये साजिद नाम का बंदा है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई इसने पहले क्राइम नहीं करा, घर वालों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, घर वाले भी जानते हैं, घर के सामने ही शॉप थी, उसी इलाके में रहता था। कैसे पता करेंगे कि ये बंदा अपराध करने वाला है या ये बंदा जेब में उस्तरा लेकर आया है मेरे बच्चों को मारने के लिए, मेरे बच्चों का गला काटने के लिए, कैसे पता करेगा कोई? और देखिए समय क्या चुना, जब घर का आदमी जो कि उससे झगड़ा कर सकता था, उससे हाथापाई कर सकता था, अपने परिवार को बचा सकता था, वो घर पे नहीं था। जो इनसे डायरेक्ट भिड़ सकता था, जब वो घर पे नहीं था, तब ये बंदा घर पे गया बच्चों को मारने के लिए। अगर आज भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि इनको प्यार से समझा सकता है, तो मुझे ये समझना है कि अगर प्यार से ये चीजें समझ सकते हैं, तो ये बाकी देशों में क्या हो रहा है? 23 बार चाकू मारते हैं बच्चों को। दोस्तों, मैं आपको पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और मैं सुनाना चाहता हूँ हर बंदे को जिसमें थोड़ा-सा ज़हन बाकी है, जिसमें थोड़ा-सा दिमाग बाकी है और जिसकी आत्मा अभी मरी नहीं है, वो इसको देखे और सोचिए, और इस बात को आप सोचिए कि वो 2 लड़कों की जगह, वो 2 बच्चों की जगह अगर आपके परिवार वाले होते, और अगर अभी भी आपकी रूह, आपकी आत्मा काँप नहीं रही है ना, तो कुछ भी कर लें, आपकी आत्मा कभी होश में नहीं आने वाली। इसमें लिखा हुआ है कि जब मर्डर हो रहा था, तो 23 बार उन बच्चों के ऊपर कट पाए गए हैं, आयुष और आहान। गले के साथ-साथ 23 कट उन बच्चों के ऊपर पाए गए हैं, जिसमें से 14 कट आयुष के ऊपर थे और 9 कट आहान के ऊपर थे। 14 कट। हम में से काफ़ी लोग ये खबर सुन के निकल जाएँगे। ये खबर पढ़ के निकल जाएँगे, हम लोगों के लिए सिर्फ़ ये एक हत्या है, कहीं मर्डर हो गया, जैसे हज़ारों केस होते हैं वैसे होते हैं, पर ध्यान से सुनिएगा, एक-एक कट की बारीकी को समझिएगा। एट द टाइम ऑफ मैसेकर, आयुष द एल्डेस्ट चाइल्ड हैड अपोज्ड एग्रेसिवली, मतलब उसने, जो बड़ा बेटा था, उसने छटपटाया, उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर मारा गया। जो पहला मार्क है वो 15/15 का था, ऑन द नेक फ्रॉम द फ्रंट, सामने की तरफ से उसके गले को काटा गया। और यहाँ पे लिखा गया है रिपोर्ट में, बहुत ब्रूटल अटैक था, इतनी जोर से काटा गया था उसकी गर्दन को कि उसके अंदर तक की ये जो हड्डी है ना, ये तक कट गई थी। ऐसा कट था जैसे कि एक कसाई ने एक जानवर को काटा हो। जो सेकंड कट था वो बैक साइड से शोल्डर की तरफ आया, मसल तक डीप। जो तीसरा कट था वो राइट शोल्डर की जॉइंट तक गया था और मल्टीपल बोन्स तक को काट दिया था उसने। फोर्थ जो कट था वो मसल के डीप इनसाइड तक गया। फिफ्थ जो है आउटसाइड अबव द राइट रिस्ट, सीधे हाथ की कलाई के ऊपर था। सिक्स्थ जो है राइट रिस्ट डीप इनसाइड द मसल, सीधा उसके हाथ के अंदर डाल दिया गया। सेवंथ ऑल्सो एग्जीक्यूटेड ऑन द हैंड, सातवां भी हाथ पे ही था। एट्थ अटैक ऑन द राइट फिंगर, सीधे हाथ की उंगली पे था। नाइन्थ जो था वो मिडिल फिंगर पे था, और जिसमें ऑलमोस्ट उसकी उंगली कट के अलग हो गई थी। 10th जो था उसके पाम पे था। 11th जो था उसके शोल्डर की इनर मसल पे था। 12th जो था उसके कान के पीछे से सर के अंदर था। 13 जो था उसके सर के अंदर पीछे की तरफ से अंदर था। 14th जो था वो उसकी इतनी जोरदार था कि उसके पीछे से होते हुए उसके लंग्स तक वो पहुंच गया था और लंग को फाड़ दिया था, जिसने सबसे डीप करा था। 14 कट, और इतने ब्रूटल कट्स एक मासूम से 11-12 साल के बच्चे। क्या अब हम लोग हथियार लेके साथ में चलें? नहीं, पर हम लोगों को कुछ ना कुछ तो मेजर लेने पड़ेंगे। हम लोगों के जो अस्तित्व है, जो हमारी सुरक्षा है, उसकी जिम्मेवारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। हमको संभल के चलना पड़ेगा। और अगर आप ये कहते हैं कि जब मैं ऐसी बातें करता हूँ कि हमको इन चीज़ों से संभल के रहना पड़ेगा, हमें खास मज़हब के लोगों से संभलना पड़ेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि वो इस्लामोफ़ोबिया है, आप डरते हैं। जी, मैं डरता इस्लामोफ़ोबिया से नहीं, मैं डरता हूँ अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए। मेरे को इस्लामोफ़ोबिया नहीं है, मैं अपने परिवार की और अपनी रक्षा करना चाहता हूँ। जब तक समाज में इस तरह के इंसिडेंट आते रहेंगे, एक खास वर्ग के द्वारा आते रहेंगे, तो मेरा डरना लाज़मी है। मेरा डरना लाज़मी है। अगर एक खास वर्ग इस तरह की हरकतें करता रहेगा और मुझे उस तरह के इंसिडेंट दिखते रहेंगे समाज में, तो मैं आँखें बंद करके नहीं बैठ सकता हूँ।
मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करूँ, क्योंकि मैं इस आधार पे नहीं बैठ सकता कि मैं एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहूँ और दूसरी तरफ से हर बार मुझे इस तरह का धोखा मिलता रहे और कुछ लोग इनकी सेफ्टी के लिए आते रहे। ये लोग अजमल कसाब के लिए बोल रहे थे कि उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे सेफ्टी की उम्मीद करता हूँ, मैं इन लोगों से अपना साथ देने की उम्मीद करता हूँ। ये लोग एक ऐसे व्यक्ति के जनाज़े में जाते हैं जिसने 2 मासूम बच्चों को काट दिया, उसका बायकॉट करने के बजाय ये लोग उसके जनाज़े में शामिल हो रहे हैं और शायद उस संख्या में शामिल हो रहे हैं जिसमें अगर वो ऐसी हरकत ना करता और तब उसको कुछ होता तो तब इतने लोग शामिल ना होते जितने आज लोग उसके जनाज़े में शामिल हो रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस समाज से? वक़्त आने पे किसका सपोर्ट किया जाएगा? आप लोगों से मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूँ और ये कर्तव्य आपका भी है। आपको भी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंतित होना पड़ेगा।